हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं शालिनी आप सभी का एक बार बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती हूँ। ये क्लास हमारा हिस्ट्री का चल रहा है और हिस्ट्री की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था कि क्या है हमारे हिस्ट्री का सिलेबस। अगर आपको आपके हिस्ट्री का सिलेबस अच्छे तरीके से पता होगा तो आपको जो ये सन वगैरह है, बहुत लोग कहते हैं कि उनको जो डेट्स हैं वो डेट्स स्किप हो जाती हैं, कौन सी डेट में कौन सी घटना घटित हुई थी वो चीज़ें उनकी स्किप हो जाती हैं। मेरा प्रयास यही है कि अगर आप एक तरफ से पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करते हुए आएंगे तो आपकी चीज़ें डेट जो वगैरह जो हैं वो कभी भी स्किप नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास को और 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की 5-6 विशेषताओं के बारे में बताया था और मैं सिर्फ उतने ही बता रही हूँ जितने कि आपके जो सिलेबस है या फिर जो भी एग्जाम है, जैसे रेलवे, आपके एसआई वगैरह के, या फिर अगर कहा जाए तो पीसीएस वगैरह के एग्जाम में सभी को कवर करते हुए चल रही हूँ। और जहाँ से बकायदा प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को भी आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में चल रही हूँ। तो इसी तरीके से नवपाषाण काल की 2 विशेषताओं के बारे में मैंने बताया था। आखेट की प्रवृत्ति अंत्येष्टि कार्यक्रम पाया जाता है तथा छोटे छोटे हथियार यहाँ नवपाषाण काल में आ गए थे, मध्य पाषाण काल में आ गए थे। और नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती करना स्टार्ट कर दिया था। खेती में जौ की खेती और गेहूं की खेती करना स्टार्ट किया। मेहरगढ़ नामक स्थान पे किया और मेहरगढ़ जो स्थान है वो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में अवस्थित है। उसके बाद नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई। नवपाषाण काल में ही आग का उपयोग करना सीखा, क्योंकि आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। आग की जो उपयोग है उसका स्टार्ट किया था इन्होंने नवपाषाण काल में, उसका उपयोग करना। और यहीं पर मनका बनाने का काम स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल में। और एक बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि ये जो मनका बनता तो वो किस कलर का था। यहाँ पर मनका लाल रंग का बनाया जाता था, जबकि सिंधु सभ्यता में जो मनके का अवशेष प्राप्त हुआ है वो ब्राउन कलर का प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो है मौजूद थे, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका था। जैसे कि सिंधु सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लिखित साक्ष्य भी मौजूद थे, परंतु आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कांसा मिलाकर के तैयार करते थे, मतलब कांसे को तैयार करते थे। इस वजह से आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज हमें पढ़ना था ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में 3 भागों में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल में 4 टॉपिक पढ़ने थे, जैसे कि वैदिक काल, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, तथा वैदिक सभ्यता का प्रमाण हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इस प्रकार से वैदिक काल, प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म तथा महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। और इन महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य था उस पर कितने लोगों ने कैसे कैसे शासन किया, पितृहंता वंश किसे कहते हैं, क्षत्रियों का नाशक करने वाला कौन कहलाया, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, बिंदुसार कौन था, बिंबिसार कौन था, अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया। इस तरीके से करते हुए हम चलेंगे और आगे, और लास्ट में हमारा महाजनपद कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ना है 712 एडी वाला, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था, और जर्जेट टैक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद 1026 वाला, ये जो 1025 वाला सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था वो पढ़ना है। उसके बाद 1192 में जो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, इनको कवर करते हुए फिर हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद मुगल वंश फिलहाल में सिलेबस से हट गया है तो मुगल वंश को स्किप करेंगे, फिर हम चलेंगे आधुनिक भारत में। तो ये है आपके इतिहास का सिलेबस, और आपके जो प्राक ऐतिहासिक काल है वहाँ की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं।
आद्य ऐतिहासिक काल के मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है। सिंधु सभ्यता को बाकायदे अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में उसको भी कंप्लीट किया है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में ये हमारा पहला टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे जैन धर्म। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का मतलब होता है, जो वैदिक सभ्यता है इसको हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आर्यों का यहीं पर भारत में आगमन स्टार्ट होता है। जो आर्य है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य को संस्कृत भाषा का शब्द है तथा आर्य का जो अर्थ होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है या फिर कुलीन होता है। कुछ ऐसे राइटर हैं जिनके अनुसार आर्य कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो फिलहाल आपके अब तक के एग्जामों में केवल 3 राइटरों के अकॉर्डिंग पूछा गया है। मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का आगमन निवास जो है वो कहाँ से था, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे, और भारत में आर्य अगर प्रवेश किए तो सबसे पहले किस स्थान पर आर्यों ने प्रवेश किया। इन सभी टॉपिक के बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैदिक सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता पनपी फूली भारत में, उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे आर्यों का आगमन, इसी वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन होता है, और आर्यों का जब आगमन होता है तो कहा जाए कि आर्य जो है वो कैसा शब्द है, तो ये जो वर्ड है वो संस्कृत का शब्द है। जब वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन हुआ तो इस सभ्यता को हम और किस नाम से जान सकते हैं, आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या फिर आर्य को हम कुलीन कह सकते हैं। आर्य का शब्द श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। आर्यों का मूल निवास, मैंने अभी बताया कि कुछ राइटरों का अपना अपना मत है कि आर्य कहाँ से आए थे। कुछ ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तिब्बत से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो उसको देखिएगा। मैक्स म्यूलर महोदय ने कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, मध्य एशिया के निवासी हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आप जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इतने में ही आपका वैदिक कालीन सभ्यता पूरा का पूरा सिमट गया है। अभी 14 मई को जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, इसी में से एक क्वेश्चन पूछा था। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको खुद समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्स म्यूलर के अनुसार जो आर्य है वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। वहीं दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आर्य जो है वो तिब्बत के रहने वाले थे, तथा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। तो इन तीनों के अनुसार कई बार जो है एग्जाम में पूछा है। तो मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य जो है वो मध्य एशिया के रहने वाले हैं, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले हैं, तथा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अगर आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं तो वो जाहिर सी बात है भारत के किसी न किसी जगह पर प्रवेश किए होंगे। तो आर्यों का सर्वप्रथम जो स्थान है जहाँ पर आर्य भारत में प्रवेश किए, पंजाब तथा अफगानिस्तान आए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता तथा नगर नियोजन के लिए विश्वविख्यात थी। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सारे पॉइंट को आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। अभी मैंने कहा ना कि सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें अवशेषों के आधारित जो अवशेष मिले हैं उससे प्राप्त होती हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो चीजें लिखी गई हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और वैदिक सभ्यता में पढ़ा जा चुका है, लिखित भी प्रमाण है और पढ़ा भी जा चुका है। तो इसको हम कहाँ से पढ़कर इसकी जानकारी को एकत्र किए हैं, तो वेदों से जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी है, जबकि उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी आता है। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, तथा उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद से प्राप्त होती है ऋग्वेद की जानकारी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी। जो ये हमारा वैदिक काल था वो 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक काल 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य तथा शूद्र, इन चारों में ये विभक्त था। वर्ण का निर्धारण जो है वो व्यवसाय के आधार पर होता था। जैसे अगर कोई व्यवसाय क्षत्रिय है, वो मतलब क्षत्रिय है और वो तलवार वगैरह चला रहा है तो उसको क्षत्रिय दे दिया गया। अगर कोई ब्राह्मण जैसा कुछ पूजा पाठ वगैरह करवा रहा है, भले ही वो किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं था। व्यवसाय आपका जो है उसके अनुसार ही वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था निर्धारित थी। और ये वर्ण व्यवस्था केवल और केवल ऋग्वेद में थी। ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पे थी। जब हम आगे चलेंगे उत्तर वैदिक में, तो यही जो व्यवसाय के आधार पे है अब जन्म के आधार पर हो जाएगी। फिलहाल इसको पढ़िएगा कि वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दो भागों में ये विभक्त थी। 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वेद की जानकारी, ऋग्वैदिक की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक काल के कुछ प्रमुख दर्शन हैं, जैसे कि 6 दर्शन है वैदिक काल में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, न्याय दर्शन के गौतमी, योग दर्शन के पतंजलि, वैश्विक दर्शन के कणाद हैं, उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। अभी मैंने जो बताया कि 14 मई को पीसीएस का एग्जाम हुआ है, 14 मई 2023 को पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा था कि न्याय दर्शन के जो है वो कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो गौतमी जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। मैंने आपको बताया ना कि अभी रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 1 नंबर यहाँ से हर एक एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। तो आप उम्मीद कीजिएगा कि ये 6 आप याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन की कपिल है, न्याय दर्शन की गौतमी है, योग दर्शन की पतंजलि है, वैश्विक दर्शन की कणाद है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। आगे चलेंगे। ऋग्वैदिक यानी कि वैदिक सभ्यता में जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। वैदिक सभ्यता का व्यवसाय पशुपालन था और इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। जबकि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। जबकि इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। आप चीजों को कोरिलेट करते हुए चलिएगा। वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे। ये बात हो रही है ऋग्वैदिक की, क्योंकि उत्तर वैदिक में चीजें थोड़ा चेंज होंगी। प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे और खोजी गई धातु वैदिक काल में ऋग्वेद में एक खोजी गई थी धातु जिसका नाम है लोहा। ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक काल है उसको लौह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पवित्र नदी सरस्वती थी और सरस्वती को घग्घर नदी भी कहते हैं। घग्घर नदी भी कहते हैं सरस्वती को। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख, जो वैदिक सभ्यता है इसके ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख केवल एक, गंगा का उल्लेख केवल एक बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है। और इनकी जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार और सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती थी। वैदिक काल, अभी तक हमने ये जो विशेषताएं पढ़ी, ये सभी विशेषताएं को ऋग्वैदिक की पढ़ी। अब हम उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन होते हैं। ऋग्वैदिक काल में जैसे लोग इंद्र को पूजते थे, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को पूजना प्रारंभ कर देते हैं। चीजें जो है ना, हमेशा जब भी आप देखेंगे 2-2, 4-4, 6-6 साल के अंतराल पे चीजें थोड़ी मॉडिफाई होते थे। तो यहाँ पर इंद्र को पूजते थे, उत्तर वैदिक में प्रजापति को पूजते थे। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाएगी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। जो उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता प्रजापति हो गए, इनकी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई और इन्होंने कुछ जैसे अनाज उगाए, जैसे जौ को यव कहते थे, व्रीहि मतलब धान, गुदक मतलब मूंग, गोधूम का तात्पर्य गेहूं से, ये सब संस्कृत नाम है इसके। आदि खाद्य पदार्थ का वर्णन यजुर्वेद से प्राप्त होता है।
जैसे अगर कोई कहे कि गेहूं का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, य का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है वैदिक उत्तर वैदिक काल में, तो ये सभी जो है यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। और यजुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। कृषि संबंधित लौह उपकरण सबसे पहले, अभी तक देखिएगा लोहे के कोई भी उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, अभी तक लोहे के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले लोहे के जो धातु खोजी गई वो कहाँ से खोजी गई? वैदिक सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, खोजी गई। पहले धातु लोहा था, और जब इन्होंने लोहा को खोजा तो लोहे का पहला उपकरण प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा से। ये पीसीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृषि संबंधित लौह उपकरण वैदिक कालीन सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अतरंजी खेड़ा एक जगह है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये रही आपकी वैदिक सभ्यता। एक बार इसको फटाफट रिवीजन करते हैं। वैदिक सभ्यता पनपी फली फूली सिंधु सभ्यता के बाद। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी माना गया है। और वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन होता है। मैक्स म्यूलर कहते हैं कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों का जो आगमन है वो उत्तरी ध्रुव से हुआ है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये जो है हमारा ये ग्रामीण सभ्यता थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद की जानकारी वैदिक की जानकारी ऋग्वेद से तथा उत्तर वैदिक की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में इसमें जो है वर्ण का निर्धारण व्यवसाय के आधार पर होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। वैदिक काल के कुछ दर्शन है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, न्याय दर्शन की गौतमी है, योग दर्शन के पतंजलि है, वैश्विक दर्शन के कणाद है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। वहीं इनका व्यवसाय पशुपालन था, समाज पितृसत्तात्मक थी, प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र था, खोजी गई धातु लोहा था और पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा का उल्लेख एक बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है, सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार है। और उत्तर काल का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी है। प्रिय देवता प्रजापति है। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी और इन सभी का वर्णन हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है तथा कृषि संबंधित पहला लौह उपकरण अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आपका वैदिक कालीन सभ्यता। अगर आपको कम टाइम में एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हो सकता है तो ये आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा है। बाकी आपको जो भी ठीक लगे, आप भी मैच्योर है, आपको जहाँ से भी चीज़ें कलेक्ट करते बन रहा है आप कलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में एक अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सकें। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री को अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्लास में हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप मन से डेडिकेटेड होकर सिलेबस अपने सामने रख के पढ़िए। तो मिलते हैं, फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के साथ। जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर महाजनपद पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास जितनी भी, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास जितने भी फ़ोन्स वगैरह होंगे, घर में 1-2 फ़ोन्स और होंगे, तो आप उन फ़ोन में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।